So we'll go ahead with more questions on vectors, and let's solve next question, 25th. Two forces, 3 Newton and 2 Newton, are at an angle theta such that the resultant is R. The first force is now increased to 6 Newton and the resultant becomes 2R. The value of theta is. क्वेश्चन अच्छा है, आपको बोला है आपके पास दो फोर्सेस है, एक है 3 न्यूटन का फोर्स, एक है 2 न्यूटन का फोर्स। इस केस में रिजल्टेंट आर है, एंगल थीटा है। केस नंबर 2, आपके पास वापस दो फोर्सेस है। अब जो पहला फोर्स था 3 न्यूटन वो हो गया अब 6 न्यूटन, एंड सेकेंड फोर्स इज स्टिल द सेम। सेकेंड फोर्स के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब सेकेंड फोर्स इज स्टिल द सेम। सेकेंड फोर्स जो है वो 2 न्यूटन ही है, एंगल भी सेम है दोनों में। तो इन दिस केस रिजल्टेंट जो होगा वो 2r बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले केस में अगर रिजल्टेंट r है तो दूसरे केस में रिजल्टेंट 2r है। दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू। ओके, सो व्हाट इज the angle between the two vectors? So this was, I'll give some name, मैं name अपनी मर्जी से दे सकता हूँ इसको। तो I will say कि ये जो वेक्टर है इसको A बोल देंगे। Okay, and you know this is magnitude of A vector is 3 Newton. Okay, this is already you know, क्वेश्चन में दिया है। देन जो सेकेंड वेक्टर है B vector, magnitude of B vector is nothing but, as you know, is 2 Newton. Then angle between the two vectors is theta. जो रिजल्टेंट वेक्टर है लेट अस से r, ओके, इस रिजल्टेंट वेक्टर r का मैग्नीट्यूड r ही बोला है, सो नो इश्यूज। तो रिजल्टेंट इज r। सिमिलरली इन केस 2 द रिजल्टेंट इज 2r, a vector is 6, okay, and then b vector is still 2. So this is the given information that you have. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? देखो प्रॉब्लम कहाँ आता है कि हमको कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो एज यू सी इट इज 6 न्यूटन, देन बी इज स्टिल 2 न्यूटन, देन सिर्फ रिजल्टेंट यहाँ पे 2r है। एंगल पूछा है थीटा, तो हाउ टू डिसाइड विच फॉर्मूला टू यूज? हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट तो यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? डॉट प्रोडक्ट कब यूज करते हो? जब आपको एग्जैक्टली ए बार का पूरा इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रिमेंबर, cos थीटा वॉज ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी। आपको ए पता है, बी पता है, लेकिन ए और बी वेक्टर फॉर्म में नहीं पता, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज नहीं हो सकता। तो क्या यूज हो सकता है? द मोमेंट यू सी रिजल्टेंट वेक्टर, तो डू यू रिमेंबर, आपको याद होना चाहिए, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जो था उसमें भी कॉस आता है, उसमें भी एंगल आता है, मतलब। तो हम लोग वो यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यूज करेंगे आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिमिलरली आप यूज करोगे आर डैश इक्वल टू, यहाँ पे सेकेंड केस में, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, तो ये आ जाएगा आर, ए की वैल्यू है आपके पास 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 cos थीटा, और ये आर डैश है 2r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 2 cos थीटा। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, व्हाट यू विल गेट इज ओवर हियर, ये आ गया r इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 मतलब 13 हो जाएगा ये। ओके, सो दिस इज 13 बेसिकली, plus 2 into 2, 4 into this is 12. 2 3 is 6 into 2, 12. 12 cos theta, right? And this is equal to 2r equal to
इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। 2r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 4 मतलब 40, और ये आ जाएगा 12 इंटू 2 24, तो 40 प्लस 24 कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। तो अभी आप क्या करो, हमको अल्टीमेटली एंगल फाइंड करना था, तो अभी हमारे पास दो इक्वेशंस है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। therefore you will have 2r, you will have 2r, and here you will have r, तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया, दैट्स इट, इन दोनों को डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। ओके, सो लेट्स डिवाइड दीज टू थिंग्स, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। नाउ डिवाइड करने के बाद क्या हुआ कि r और r हो गया कैंसिल, राइट। अब हम कर लेंगे इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाना है, हमको एंगल फाइंड करना है। तो व्हाट वी विल डू इज, यहां से ये पूरा गया तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, और इसका भी हमने कर दिया स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हट गया, और स्क्वायर रूट हटा तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, तो आपको मिल जाएगा 4। और ये जो टर्म है 13 प्लस 12 कॉस थीटा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 प्लस 24 cos theta. So therefore you will have this as 52 plus 48 cos theta equal to 40 plus 24 cos theta. Therefore you will have 50 minus 40, that is 12. Okay, इसको सिर्फ सॉल्व करना है, and this is equal to 24 minus 48। सिर्फ इसको यहाँ पे लाया तो नेगेटिव मतलब माइनस हो गया, ये यहाँ पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, so it will be 24 cos theta minus 48 cos theta। ओके, तो मैं एक स्टेप बढ़ा ही लेता हूँ, better to write one extra step here, so you have 52 minus 40, that is 12 equal to minus 24 cos theta, मतलब 1 जा एंड 2 जा, मतलब therefore you will have minus 1 by 2 equal to cos theta, and therefore you will have cos theta is equal to minus half। Okay, therefore theta is equal to 120 degree। You know एंगल 120 डिग्री आएगा अगर cos की वैल्यू माइनस हाफ आई तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ समटाइम्स यू मे नॉट, आपको याद नहीं आएगा कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, या तो नहीं समझ में आ रहा है फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, तो बेसिक सी चीज है, जब एंगल पूछा हो तो दो ही फॉर्मूला यूज होते हैं। एक, अगर आपको दोनों वेक्टर्स वेक्टर फॉर्म में दिए हैं, जैसे a बार इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड b बार इक्वल टू 3i कैप 4j कैप 10k कैप, ऐसा कुछ दिया है, तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन यूज करना होता है। अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हैं और बोला है कि एक वेक्टर को मैंने बढ़ा दिया, 3 से 6 कर दिया, राइट, रिजल्टेंट r का 2r हो गया, तो ऐसे केस में रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज करना होता है, और देन फॉर्मूला यूज करने के बाद दो इक्वेशन मिलेंगे, उसको डिवाइड करना होता है। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। The maximum and minimum magnitude of resultant of two given vectors are 17 and 7 units respectively. If the two vectors are at right angles to each other, the magnitude of their resultant will be। देखो अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, आपको बोला है मैग्नीट्यूड मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड, यू ऑलरेडी नो, मैं इसको केस बाय केस लिखता हूं तो दैट विल बी इजियर थिंग फॉर यू। केस नंबर 1, if you remember, maximum magnitude of two vectors, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब होता है, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में पॉइंट करें, क्योंकि डायरेक्टली दोनों के मैग्नीट्यूड का एडिशन होता है। तो अगर आपको याद है, मान लो मेरे पास दो वेक्टर है ए एंड बी, ये ए वेक्टर है 17 यूनिट्स, ओके, एंड देन आई हैव अनदर वेक्टर व्हिच इज बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर लेट अस से, ओके, और रिजल्टेंट यू ऑलरेडी नो, मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये हो गया R विच इज A प्लस B, और मैं इसको सिर्फ बोलूंगा R मैक्स,
क्योंकि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है व्हेन यू ऐड, मतलब व्हेन द टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। ओके, ये है बी वेक्टर, ये है ए वेक्टर। ओके, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। मैं लिख देता हूं, सो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड is when both the vectors have same direction, okay, this is what you have। तो now इस केस में आपको मिल जाएगा r max, मैक्सिमम इज 17, क्योंकि a का मैग्नीट्यूड 17 है और b का 7 है, तो 24, राइट, गुड। तो दिस इज व्हाट यू गेट, है ना, दिस इज व्हाट यू गेट, राइट। मैंने सही नहीं लिखा है, दैट इज वेयर द कंफ्यूजन इज। तो यहाँ पे नॉर्मली गलती होती है, इसलिए ऐसा नहीं करना है। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोला है, मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, मतलब ए और बी का इंडिविजुअल 17 और 7 यूनिट्स नहीं दिया है, उन्होंने आपको बोला है कि रिजल्टेंट 17 है मैक्सिमम, ऐसा बोला है। सिमिलरली केस 2, in case 2 when you talk about minimum magnitude of resultant कब होता है, मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट तब होता है जब दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करें। फॉर एग्जांपल, ये है एक ए बार एंड देन यू हैव अ बी बार लाइक दिस, and these two vectors are pointing in the opposite direction, then you have minimum value of the resultant, something like this। और रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमेशा बड़े वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, तो दिस इज आर मिनिमम विच विल बी a माइनस बी, एंड दिस a माइनस बी विल बी इक्वल टू 7, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है वैसा, इट इज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, ओके, कि मिनिमम वैल्यू इज 7। तो आपके पास एक इक्वेशन नंबर 1 है, एक इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप क्या करोगे कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। तो ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2 दोनों को जब ऐड करोगे तो a प्लस बी, ये हो गया पहला इक्वेशन, इक्वल टू 17, ये a माइनस बी इक्वल टू 7। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज, आपको मिलेगा 2a, b और b कैंसल, इक्वल टू 24, मतलब आपको मिल जाएगा यहाँ से b इक्वल टू 12। b इक्वल टू 12 आप इन दोनों इक्वेशन में से किस में भी सब्स्टिट्यूट कर लो। If you want, you can put it in equation number 1. If you want, you can put it in equation number 2. आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो वैल्यू, टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। मतलब a is 12, not b is 12, of course, ये a is 12 है, so a is 12, okay। तो put a equal to 12, so b will be 7, you see, if you put a equal to 12, तो 17 minus 12, तो it will be 5। तो put a equal to 12 in any of the equation whichever you want, तो इसमें आप कहीं पे भी डालो तो you will get a plus b, आपके पास 17 था, तो a equal to 17, I mean a plus b equal to 17 है, तो b equal to 17 minus a आएगा, 17 minus 12 आएगा, that is 5, तो b आ गया 5। Therefore आपके पास a की वैल्यू आई 12 और b की वैल्यू आई 5, करेक्ट, करेक्ट। अब केस नंबर 3, केस नंबर 3 व्हेन a and b are perpendicular, क्योंकि यही बोला है if these two vectors are at right angle to each other the magnitude of the resultant will be। so what if they're asking you if these two vectors b vector and a vector
इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाइक दिस और लाइक दिस, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी ड्रॉ करो। तो इस केस में रिजल्टेंट क्या आएगा? तो इस केस में रिजल्टेंट आएगा हाइपोटेन्यूज। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज आर, क्योंकि अगर दोनों परपेंडिकुलर हो गए ए एंड बी, तो रिजल्टेंट विल बी हाइपोटेन्यूज। ओके, सो नाउ इफ A and B are perpendicular to each other, then you will have R square equal to A square plus B square. A square is 12 square plus B square is 5 square. This is 144 plus 25, 169. Therefore, R is under root of 169, that is 13 units. So answer you should get 13 units. Option number D. राइट। तो क्वेश्चन वाज इंटरेस्टिंग एंड सिंपल। तो क्वेश्चन में आपको करना क्या है? क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही करना है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब आएगा? जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। मिनिमम मैग्नीट्यूड कब आएगा? जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो आर मैक्स विच इज ए प्लस बी इज 17, आर मिनिमम विच इज ए माइनस बी इज 7। तो दो इक्वेशन मिल गए, दोनों को सॉल्व करो, ए और बी की वैल्यू मिलेगी। फिर ए और बी अगर परपेंडिकुलर होंगे तो रिजल्टेंट जो है वो हाइपोटेन्यूज होगा। तो यू हैव टू सॉल्व फॉर दैट, सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंसेस। In that case, the forces are equal to each other in magnitude, are not equal to each other in magnitude, cannot be predicted, are equal to each other. तो पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा आपको। What they are trying to tell you is, आपको वो बोल रहे हैं the vector sum of two forces. So let F1 bar and F2 bar be the two forces. तो हमारे पास F1 और F2 वेक्टर, दे आर टू फोर्सेस। इसका वेक्टर सम, द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस, मतलब F1 बार प्लस F2 बार इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंसेस, मतलब F1 बार माइनस F2 बार। ओके, आपको पता है फॉर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो समटाइम्स प्रॉब्लम क्या होता है कि क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है ये याद नहीं आता। तो यू शुड रिमेंबर, जब दो वेक्टर्स आपको परपेंडिकुलर दिए हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। और यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है कि दो वेक्टर्स का सम और उसी दो वेक्टर्स का डिफरेंस, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? व्हाट वी विल डू इज, हम लोग बोलेंगे F1 bar plus F2 bar dot F1 bar minus F2 bar equal to 0. Therefore, you will have F1 bar dot F1 bar minus F1 bar dot F2 bar plus F2 bar dot F1 bar, and then finally minus। तो what I am doing is, मैं सिर्फ इन दो ब्रैकेट में जो टर्म्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। ओके, सो दैट इज ऑल आई एम डूइंग, नथिंग एल्स। तो ये आ जाएगा माइनस F2 बार डॉट F2 बार इक्वल टू 0। आपको याद होगा, आपने सेल्फ डॉट प्रोडक्ट देखा था, तो F1 बार डॉट F1 बार वाज F1 स्क्वायर। अगर आपको याद होगा तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। तो मैं F1 बार डॉट F2 बार प्लस ये जो F2 बार डॉट F1 बार है,
इसको मैं f1 बार डॉट f2 बार भी लिख सकता हूं, क्योंकि यू रिमेंबर दैट a बार डॉट b बार इज इक्वल टू b बार डॉट a बार। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप f1 बार डॉट f2 बार लिखो या f2 बार डॉट f1 बार लिखो। माइनस f2 स्क्वायर इक्वल टू 0, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि एक प्लस एक माइनस, देयरफॉर यू विल हैव f1 स्क्वायर minus f2 square equal to 0. Therefore, you will have f1 square equal to f2 square, and therefore you will get f1 equal to f2. So, what do you understand from this? अगर दो वेक्टर्स का वेक्टर सम उसी दो वेक्टर्स के डिफरेंस को परपेंडिकुलर हो, तो ये दो वेक्टर्स दे आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि f1 का मैग्नीट्यूड और f2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि व्हेन दे से दे आर इक्वल टू ईच अदर, दे आर ट्राइंग टू से f1 बार इक्वल टू f2 बार, मतलब डायरेक्शन भी सेम, लेकिन हमारा रिजल्ट जो आया है, हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है उसमें हमें मिला है सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम। सो यू हैव ओनली मैग्नीट्यूड सेम, राइट? So this is how you are supposed to do this. So question is extremely simple. It is easy. Okay. So next question. If two vectors a bar equal to 2i cap plus 3j cap minus k cap and b bar equal to minus 4i cap minus 6j cap minus lambda k cap are parallel to each other, then the value of lambda b. तो आपको अब अगली बार से मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, वो कहां और कैसे अप्लाई करना है वो समझ लो। ओके, तो मैं ऐसा करता हूं, आई विल पुट दिस इन अ बॉक्स so that you know how to apply and when to apply. याद रखना हमेशा, if a bar is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap and b bar equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap. ओके, अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, ओके, आर पैरेलल, इफ दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल, देन इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं ax bx, तो ax अपॉन bx इक्वल टू ay अपॉन by इक्वल टू az अपॉन bz आता है। तो इनके जो कंपोनेंट्स है उनका रेशियो इक्वल आता है। So for two parallel vectors, the ratio of components is always equal. ये याद रखना, right? So if you know this, therefore you can say for a bar and b bar to be parallel, then you have this particular thing. ax upon bx equal to ay upon by equal to az upon bz. ax is 2, bx is -4. आपको पता है आप कंपोनेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हो, यू ऑलरेडी नो दिस, आपको पता है, इक्वल टू 3 by -6 इक्वल टू -1 by माइनस लैम्बडा। तो आई विल जस्ट यूज दिस, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज जस्ट, क्योंकि ये भी -½ है, ये भी -½ है, तो -½ इक्वल टू 1 by लैम्बडा, therefore lambda is equal to -2, right? Good. The thing is, अब हमारा जो आंसर आ रहा है, there is a small difference, क्योंकि what we are getting is, हमें मिल रहा है -2 और यहाँ पे दिया है 2, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। So there is a printing mistake in the question, क्योंकि हमें -2 मिल रहा है और ऑप्शन में दिया है 2, तो द मिस्टेक इज दिस, ये प्लस होना चाहिए, प्लस लैम्बडा होना चाहिए यहाँ पे। तो ये अगर प्लस होता है तो ये प्लस होता है,
राइट. इफ दिस इज प्लस यू हैव अ माइनस हियर, तो दोनों साइड में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्बडा इक्वल टू 2 आएगा. तो क्वेश्चन को करेक्ट कर लो. सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन में सेकेंड वेक्टर में माइनस लैम्बडा की जगह पे प्लस लैम्बडा होना चाहिए. दैट्स इट. ओके. तो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, दिस इज समथिंग यू नीड टू नो. अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उन दोनों वेक्टर्स का जो कंपोनेंट्स होंगे वो उस कंपोनेंट्स के रेशियोज विल बी इक्वल, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30th. द वेक्टर p bar which is equal to p bar is equal to ai cap plus aj cap plus ck cap and q bar equal to ai cap minus 2j cap minus k cap are perpendicular to each other, then the positive value of a is. So you already know, if p bar and q bar are perpendicular to each other, then p bar dot q bar is 0. और आपको पता है p bar dot q bar मतलब क्या होता है, px qx plus py qy plus pz qz equal to 0. px is a, qx is also a. Okay, py is a and qy is minus 2. pz is 3 and this is minus 1 equal to 0. Therefore, you will get a square minus 2a minus 3 equal to 0. इसको सॉल्व करो. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, एंड आई होप यू नो दिस. तो मिडिल टर्म एडजस्ट कर सकते हो. तो यू कैन से ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3a माइनस 3 इक्वल टू 0. सिर्फ मैंने माइनस 2a को a माइनस 3a लिखा है. दैट्स ऑल आई हैव डन. इतना ही मैंने किया है. Therefore, you have a common a plus 1, you have minus 3 common a plus 1 equal to 0. Therefore, you can write this as a minus 3 into a plus 1, a plus 1 common निकाल लिया equal to 0. Therefore, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 मतलब दोनों में से कोई भी एक 0. Therefore, you can say या तो a minus 3 0 है या फिर a plus 1 equal to 0 है. Therefore, you can say कि a की वैल्यू 3 है या फिर a की वैल्यू माइनस 1 है. आपको पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a बोला था, तो ऑप्शन नंबर a, दैट इज 3. तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट. तो धीरे धीरे विथ टाइम यू विल स्टार्ट लर्निंग हाउ टू अप्लाई फॉर्मूलाज एंड विच फॉर्मूला टू अप्लाई बोथ. तो क्या होता है कि व्हेन यू स्टार्ट सम कोर्स, थोड़ा इनिशियल फेजेस में टाइम लगता है. तो हियर नाउ स्लोली यू अंडरस्टैंड कि परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स बोले हैं ना, तो डॉट प्रोडक्ट 0. पैरेलल दो वेक्टर्स बोले हैं ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0, या तो फिर वो जो मैंने नेक्स्ट पिछले एग्जांपल में बताया था कि कंपोनेंट्स का जो रेशियो आएगा दैट विल बी इक्वल. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व. अगला क्वेश्चन 31st. A particle moves in the xy plane under the action of a force F bar such that the value of its linear momentum at any time t is px equal to 2 cos t, py equal to 2 sin t. The angle between f bar and p bar at time t will be. तो क्वेश्चन अच्छे से समझ लो. एग्जैक्टली ये क्वेश्चन अब मैथमेटिक्स को फिजिक्स में यूज कैसे करना है उससे रिलेटेड है. सो व्हाट दे आर टेलिंग यू इज, हमारे पास एक पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में मूव हो रहा है. तो यू हैव अ पार्टिकल जो एक्स वाई प्लेन में मूव हो रहा है. इट इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, okay, under the action of a force F such that, so it moves under the action of a force. There is some force acting on this, okay.
तो it will start moving in xy plane under the action of some force. So it is acted upon by some force, let us say F bar, such that the value of its linear momentum at any time is, तो linear momentum का जो x component है it is given by 2 cos t, और linear momentum का जो y component it is given by 2 sin t. मतलब आपको कंपोनेंट्स बता दिए तो इससे आप p वेक्टर बना सकते हो, तो मैं p वेक्टर लिखूंगा बाद में. नाउ बट यू शुड रिमेंबर न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पता होना चाहिए. फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, बट उससे पहले आप बोलते हो फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो फोर्स F इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो फोर्स का डेफिनेशन है ये दैट इट इज डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो x कंपोनेंट ऑफ फोर्स मिल जाएगा बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम. तो डेरिवेटिव ऑफ x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं. सो यू विल हैव दिस एज therefore fx is equal to d dt of px, that is 2 cos theta. okay, 2 कांस्टेंट है आउटसाइड, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी आएगा, मैंने इसलिए डेरिवेटिव सिखाया था. तो माइनस 2 साइन टी, राइट. तो यू हैव minus 2 sin t as component of force. okay, then similarly y component of force निकालने के लिए y component of momentum का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. तो डेरिवेटिव ऑफ py, py क्या है, py 2 sin t है, 2 sin t है, तो 2 कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव cos t. तो आपको y कंपोनेंट मिल गया फोर्स का, y कंपोनेंट है मोमेंटम का भी, और x कंपोनेंट भी फोर्स और मोमेंटम दोनों का ही है, राइट. बट यू नो दैट, आपको पता है कि मोमेंटम वेक्टर इज x कंपोनेंट i कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप. तो x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम इज 2 cos t और y कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम इज 2 sin t. सिमिलरली आपको पता है फोर्स वेक्टर इज x कंपोनेंट ऑफ फोर्स i कैप प्लस y कंपोनेंट ऑफ फोर्स j कैप. तो दिस इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू माइनस 2 sin t i कैप प्लस 2 cos t j कैप. ओके, तो ये आ गया फोर्स का वेक्टर फॉर्म. अब आपको एंगल पूछा है, अगर आपको याद होगा, बाय द वे ये सब करने की जरूरत थी नहीं इतनी, यू डोंट नीड दिस. मैंने सिर्फ बता दिया कि वेक्टर्स कैसे बनते हैं, क्यों जरूरत नहीं है, आई टेल यू. आपको याद होगा, व्हाट डू यू रिमेंबर इज, यू शुड नो, आपको जब भी एंगल पूछा है तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन लेना पड़ता है. तो एफ बार डॉट पी बार या फिर पी बार डॉट एफ बार इज एफ पी कॉस थीटा. तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ बार डॉट पी बार अपॉन एफ पी. एफ बार डॉट पी बार इज एफ एक्स पी एक्स. याद होगा आपको, एक्स कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन प्लस एफ वाई पी वाई, वाई कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन, ऐसा आप करते हो. अब हम लोग ऐसा करते हैं, एफ एक्स पी एक्स और एफ वाई पी वाई पहले फाइंड कर लेते हैं. ओके, देयरफॉर यू विल से एफ एक्स पी एक्स प्लस एफ वाई पी वाई इज इक्वल टू, एफ एक्स कितना है आपके पास, आई डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट, बेटर थिंग इज टू डायरेक्टली राइट इन द अबव फॉर्मूला इटसेल्फ. एफ एक्स आपके पास है माइनस 2 साइन टी, पी एक्स आपके पास है 2 cos t, प्लस एफ वाई आपके पास है 2 cos t और दिस इज 2 sin t, पी वाई इज 2 sin t अपॉन एफ पी. लेकिन ऊपर माइनस 2 sin t इंटू 2 cos t मतलब माइनस 4 sin t cos t, प्लस 2 cos t 2 sin t मतलब प्लस 4 cos t sin t, मतलब ऊपर ही ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, मतलब 0.
cos थीटा 0, cos थीटा 0 मतलब थीटा इज 90 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी आ गया। ओके, तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको अब, बिकॉज ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो ट्रिक से सॉल्व किया तो बेटर है, इट्स ऑलवेज बेटर, क्योंकि आंसर ओरली सॉल्व होता है। फिर पहले क्वेश्चन समझ लो, हमारे पास एक पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में मूव हो रहा है अंडर द एक्शन ऑफ सम फोर्स सच दैट उसके लीनियर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट आपको दिया है, उसके लीनियर मोमेंटम का वाई कंपोनेंट आपको दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना, फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इज डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एफ एक्स और एफ वाई निकाल लेना। फिर डॉट, आपको पता है कि एंगल जब पूछा हो तो डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन यूज होता है, तो cos थीटा इज एफ बार डॉट पी बार अपॉन एफ इंटू पी, एफ बार डॉट पी बार इज एफ एक्स पी एक्स प्लस एफ वाई पी वाई अपॉन एफ इंटू पी, राइट। तो ये तो न्यूमरेटर जीरो आ गया, इसलिए आपने बोला cos थीटा 0, इसलिए एंगल 90 डिग्री। लेकिन देयर इज अ ट्रिक, रिमेंबर कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए। व्हाट कंपोनेंट्स दे आर गिवन यू, px is 2 cos t एंड py is 2 sin t, ऐसे कंपोनेंट्स आपको दिए हैं। किसके? ये है मोमेंटम के। फोर्स के कंपोनेंट्स आपके पास आए थे -2 sin t और y कंपोनेंट आया था 2 cos t। याद रखो, दोनों कंपोनेंट में से अगर एक कंपोनेंट भी नेगेटिव आ गया, यू सी क्या हो रहा है, अगर आप अच्छे से देखोगे, इफ यू नोटिस थिंग्स वेरी प्रॉपरली, तो व्हाट डू यू सी इज fx इज इक्वल टू -2 sin t, ये py था ना ये, और fy ये 2 cos t मतलब px था, राइट। तो इन दोनों में से एक टर्म में नेगेटिव साइन अगर आ गया तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। मैं ट्रिक बता रहा हूं, याद रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो फिर फुल फ्लेज कर सकते हो। पहली बात, पहले वेक्टर का पहला वेक्टर कौन सा है, p वेक्टर, दूसरा वेक्टर f वेक्टर। जब पहले वेक्टर का x कंपोनेंट मतलब px ये दूसरे वेक्टर के y कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए, और पहले वेक्टर का y कंपोनेंट ये दूसरे वेक्टर का नेगेटिव x कंपोनेंट होना चाहिए, है ना। fx इक्वल टू -py, उल्टा भी चलेगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस तो भी चलेगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? डॉट प्रोडक्ट में आप ऑलरेडी लिखते हो एफ एक्स पी एक्स प्लस एफ वाई पी वाई, लेकिन एफ एक्स तो -py है और एफ वाई तो px है, तो ये हो गया जीरो, राइट। तो ये ट्रिक याद रहा तो ठीक, अगर आपको ट्रिक नहीं याद रहा तो फिर फुल फ्लेच मेथड से आप कर सकते हो। फुल फ्लेच मेथड में इतना ही है कि आपको कंपोनेंट्स तो फाइंड करने ही पड़ेंगे, मतलब ये तो आपको यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा आपको, यू हैव टू डू अप टू दिस पॉइंट। फिर डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा, और डॉट प्रोडक्ट के डेफिनेशन में जब cos थीटा निकालोगे तो देन यू विल गेट जीरो। अगला क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन two vectors given by 6 I cap plus 6 j cap minus 3 k cap and 7 I cap plus 4 j cap plus 4 k cap s। आपको दो वेक्टर्स दिए हैं, आपको एक वेक्टर दिया है a बार which is 6 I cap plus 6 j cap minus 3 k cap, आपको दूसरा वेक्टर दिया है b बार that is 7 I cap plus 4 j cap plus 4 k cap। आपको इन दोनों वेक्टर्स में एंगल निकालना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एंगल जब फाइंड करने होते हैं तो इन दैट केस यू ऑलरेडी डू, ऑलवेज डू, आप हमेशा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेते हो। तो देयरफॉर cos थीटा इज a बार डॉट b बार अपॉन ए बी, और आपको ये पता है a बार डॉट b बार इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड है।
अपॉन ए और बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर और बी का मैग्नीट्यूड बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। दिस इज व्हाट यू विल हैव, आपको ऐसा मिलने वाला है। ओके, सो दिस इज सिंपल। अब ए एक्स इज 6, बी एक्स इज 7 plus ay is 6 and by is 4 plus az is minus 3 and bz is plus 4 अपॉन कंपोनेंट्स तो आपको पता ही है। अब तो अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 42 प्लस 24 माइनस 12 अपॉन 36 प्लस 36 72 और ये 3 स्क्वायर इज 9, 72 प्लस 9 81, 81 का रूट 9 आ जाएगा। 7 स्क्वायर 49, 49 प्लस 16 is 65, 65 प्लस 16 is अगेन 81, तो ये भी 9 आ जाएगा। और ऊपर this is 42, 24 minus 12 is 12, 42 plus 12, this is 54, 9 into 9. Okay, so 9 1 and if I'm not wrong it is 9 6, तो ये आ जाएगा 2/3। So therefore cos theta is 2/3। Okay, cos theta आपके पास आ रहा है 2/3, करेक्ट, राइट। थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है बट लेट्स जस्ट सी वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। बताता हूं मैं आपको, आई टेल यू वेयर वी वेंट रॉन्ग। तो भाई देखिए ये है आपका 16 plus 16 32, 32 32 and this is 7 square। okay, let us completely solve and then talk, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशंस की गलती की वजह से भी हमारे आंसर गलत होते हैं। तो cos थीटा आपके पास 2/3 है, तो थीटा cos इनवर्स ऑफ 2/3 होना चाहिए, कहीं भी नहीं दिख रहा है। दिख रहा है कि हमको कहीं नहीं दिख रहा है, सो यू आर नॉट गेटिंग द आंसर। इसका मतलब आप क्या करेंगे? डू यू रिमेंबर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दैट इज sin square theta plus cos square theta equal to 1। so therefore you will have sin square theta equal to 1 minus cos square theta, 1 minus cos square theta मतलब 2/3 का स्क्वायर, तो 1 minus 4/9, तो दिस इज 9 minus 4/9, दिस इज 5/9। तो आपको मिल गया sin square theta as 5/9, तो आपको मिल जाएगा sin theta as √5/3। तो therefore you will get theta is equal to sin inverse of √5/3। अभी ऐसा तो दिखना ही चाहिए, है क्या? ऑप्शन नंबर डी में है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, आपको दो वेक्टर्स दिए हैं इन कंपोनेंट फॉर्म, आपको एंगल पूछा है, तो कुछ नहीं है, डॉट प्रोडक्ट लो। डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते 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 आपको cos थीटा की वैल्यू 2/3 मिल गई, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2/3 ऐसा ऑप्शन में नहीं है। अब बिकॉज दिस इज नॉट इन द ऑप्शन, तो हमको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो आफ्टर सॉल्विंग दैट यू विल गेट थीटा एज sin इनवर्स ऑफ √5/3। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33। इफ a bar cross b bar is √3
a bar dot b bar, then the value of mod of a bar plus b bar is। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बोला है क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मॉड पे ध्यान देना, ये है √3 टाइम्स ऑफ ए बार डॉट बी बार। फॉर एग्जाम्पल अगर इस मॉड पे आप ध्यान नहीं देते तो इसका मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर होता है, और राइट हैंड साइड पे स्केलर है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ए स्केलर होता है, विच कैन नॉट हैपन, ऐसा हो नहीं सकता। दोनों साइड पे या तो वेक्टर, दोनों साइड पे या तो स्केलर। ओके, तो ऐसा है। तो आपको पता है कि बाय डेफिनेशन ए बार क्रॉस बी बार इज ए बी साइन थीटा, और ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा, राइट। तो ये और ये हो गया कैंसिल, तो आपको मिल गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू √3, मतलब tan थीटा इक्वल टू √3, एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, तो tan थीटा इक्वल टू √3 आया, मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आया। फिर आपको पूछा है द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि आप नॉर्मली ऐसे फॉर्म में कोई फॉर्मूला देखे ही नहीं हो, आपको पता है ये क्या है। डू यू रिमेम्बर दो वेक्टर्स का एडिशन का रिजल्टेंट क्या होता है, आर बार, विच इज ए बार प्लस बी बार। जब आप मॉड लिखते हो मतलब आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, और आर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको याद नहीं है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिर्फ इनका लिखने का तरीका अलग होने की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, दैट्स ऑल यू नीड टू नो। मतलब मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार मतलब आपको यही पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग यू नथिंग बट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। ओके, राइट, तो ये आपको मिल जाएगा ऐसा। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 60। cos ऑफ 60, you should know what is cos 60। cos 60 is हाफ, है ना। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूं, cos 60 is हाफ। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, therefore you will get this as a square प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का रूट, रूट मतलब रेज टू हाफ है ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी में। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सिंपल एंड इजी टू सॉल्व। ओके, गुड। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है, राइट। तो we'll stop here for today, and what I would like is that आप जब घर पे रिवाइज करते हो तो मेक योर ओन नोट्स, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ओके, सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे।